मेरा नाम है आइनुल और मैं एमआरआई के रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की जो टॉपिक है वो कंटिन्यूअस है, लर्न एमआरआई क्विक एपिसोड 3 है। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को कुछ सीक्वेंसेस के बारे में बताऊँगा, कुछ पैरामीटर्स दिखाऊँगा। उससे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ 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 मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी टॉपिक में आते हैं। तो सबसे पहले आप पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने पोजीशंस देखा था, क्या क्या कॉइल्स एमआरआई में होती है, क्या क्या बेसिक सीक्वेंसेस एमआरआई में ज़रूरी है आपको जानना, वो मैं बात कर रहा था पिछले वाले वीडियो में। आज के इस वाले वीडियो में इसी को थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और सीक्वेंसेस है और एक्रोनीम्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वाले पेज को अच्छे से देखो, वीडियो को पॉज कर लो और या तो आप ये वाला जो लाइन है here is the table of equivalent manufacturer acronyms in corresponding type of sequence। ये आप गूगल में डाल के ये सारे चीज़ें इसकी PDF वगैरह डाउनलोड करके अपने फ़ोन पे सेव करके रख सकते हो। देखो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर का जो सीक्वेंस है उसके नाम डिफरेंट होता है, लाइक फिलिप्स, सीमेंस, जी, हिटाची एंड तोशिबा। सबसे पॉपुलर फिलिप्स, सीमेंस एंड जी है। ये तीन आपको इंडिया में भी मिलेगा और बाहर भी जाएंगे वहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। मेरा पर्सनल फेवरेट है सीमेंस, उसके बाद फिलिप्स, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ सीक्वेंस, स्पिन इको सीक्वेंस जो है उसको फिलिप्स में भी स्पिन इको ही बोलते हैं, सीमेंस में भी स्पिन इको, जी में भी स्पिन इको ही बोलते हैं। मल्टी इको स्पिन इको जो है वो उसको भी मल्टी, देखो ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट स्पिन इको को टार्बो कुछ फास्ट बोलते हैं। आईआर जो है इसको आप देखो, मतलब ये डिफरेंट वेंडर का जो डिफरेंट नाम है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी रेडियोलॉजिस्ट को आपने किसी प्रोटोकॉल के लिए दिया और रेडियोलॉजिस्ट ने बोला कि मुझे एक स्पॉइल्ड जी जो ग्रेडियंट इको सीक्वेंस है वो मुझे चाहिए इस वाले स्कैन के लिए, इस वाले पेशेंट के लिए, और रेडियोलॉजिस्ट को नहीं पता सीक्वेंस के बारे में इतना डिटेल, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा थोड़ी पढ़ते हैं कि हमारा ये सारी चीज़ें, वो लोग क्लिनिकल में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उन्होंने बोला भाई मुझे जो स्पॉइल्ड ग्रेडियंट इको है वो वाला सीक्वेंस करके दो इस पेशेंट में। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपके पास फिलिप्स स्कैनर है तो आपको T1 FFE सीक्वेंस चलाना है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, और आपके पास अगर सीमेंस है तो आपको फ्लैश चलाना है, ठीक है। और आपके पास जी स्कैनर है तो SPGR चलाना है, हिटाची का नाम अलग है, तोशिबा का नाम अलग है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक और वो है कॉन्ट्रास्ट एनहांस स्टेडी स्टेट ग्रेडियंट इको, इसमें T2 FFE होता है, कुछ जगह पे PSFI, SSFE, FE। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे वैलेंस ग्रेडियंट इको, इसमें सीमेंस में टर्बो FIS बोलते हैं और जी में फिएस्टा बोलते हैं। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है कि जब आप एमआरआई शुरू करने जा रहे हो इस एक्रोनिम्स को आप याद कर लो अच्छे से। इंटरनेट में आप बहुत ज़्यादा आपको वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, इसकी मटेरियल्स मिल जाएंगे, सब बहुत सारे बुक्स में भी दिया हुआ है, एमआरआई प्रैक्टिस की बुक्स में भी डिटेल में दिया हुआ है। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाता हूँ, आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाने वाला कोई बात नहीं है। मतलब 3 कंपनी में 3 चीज़ को अलग अलग नाम से पुकारते हो, तो तीनों चीज़ आपको आना चाहिए। अगर आप फिलिप्स में काम करो तो फिलिप्स पे भी ये नाम क्या है, सीमेंस में काम करो तो सीमेंस में ये नाम क्या है, ये पता होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा रेडियोग्राफर का मतलब पहचान है, अगर आपको सारा चीज़ एक्रोनिम पता है तो। उसके बाद जो सीक्वेंसेस मैंने बताई थी शुरू में, क्या क्या सीक्वेंसेस हमें पता होना ज़रूरी है शुरुआत के दिनों पे जब आप एमआरआई स्टार्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले T1, T2, प्रोटॉन डेंसिटी, फ्लूइड एटीन्यूएशन, इन्वर्शन, रिकवरी, ये सारा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। T1 क्या है, द सीक्वेंस हाईलाइट्स द डिफरेंस इन टिश्यू रिलैक्सेशन टाइम, प्रोवाइडिंग गुड एनाटॉमिकल डेटा इज ऑफन यूज फॉर विजुअलाइजिंग एनाटॉमी एंड असेस द फैट कंटेंट। तो ये सारा चीज़ें आप वीडियो को पॉज करके ये पढ़ लो। इसमें मैंने जस्ट सिंपल बेसिक वे से आपको समझाने की कोशिश किया है। देखो फ्लेयर जो है वो ज़्यादातर ब्रेन में यूज़ करा जाता है मैक्सिमम टाइम पे। प्रोटॉन डेंसिटी जो है वो जॉइंट के लिए बेस्ट रहता है। PD सीक्वेंस जो है T1, T2 तो जनरलाइज हर चीज़ के लिए यूज़ होता है। T1, T2 ये एक बेसिक कॉन्ट्रास्ट है, हर जगह एमआरआई में यूज़ होता है। उसके बाद डिफ्यूजन मैक्सिमम टाइप पे आप ब्रेन पे देखोगे, लेकिन डिफ्यूजन बहुत और जगहों पे, गायनी, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, ये सब चीज़ों में भी, लीवर में भी डिफ्यूजन भी एक जनरलाइज्ड सीक्वेंस है, जहाँ पे जो क्या बोलते हैं, एक
सॉलिड ऑर्गन है जहाँ पे, वहाँ पे डिफ्यूजन बहुत अच्छा काम करता है। जीआरई भी अच्छा है, जीआरई भी बहुत अच्छा काम करता है ब्लड वेसल्स और हेमरेज डिटेक्ट करने के लिए। ईपीआई इको प्लानर इमेजिंग, ये आप देखोगे जब आप डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग करोगे उसमें भी आता है। एक नॉन ईपीआई इमेजिंग भी होता है, जैसे कोलेसिस्टोमा करके एक टेम्पोरल बोन का कंडीशन है, उसमें भी नॉन ईपीआई काम आता है। इन्वर्शन रिकवरी, ये तो इन्वर्शन रिकवरी 3-4 तरीके के होता है। एक शॉर्ट टाउ इन्वर्शन रिकवरी, एक है लॉन्ग टाउ इन्वर्शन रिकवरी है फ्लेयर, और शॉर्ट टाउ है स्टर, ठीक है। उसके बाद डबल इन्वर्शन रिकवरी होता है वाइट मैटर लीजन्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना, मैं बुक का रेफरेंस पहले भी दे रखा हूँ। आप एमआरआई प्रैक्टिस की बुक में जाओगे तो ये सारे सीक्वेंस कहाँ पे काम आता है, कैसे काम करता है, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होनी चाहिए। इसके नाम क्या है, क्या होता है। इन्वर्जन रिकवरी जो है, ये स्टर सीक्वेंस जो है ज़्यादातर फैट से सिग्नल को नल करने के लिए यूज़ करा जाता है। जहाँ पे आपको फैट से सिग्नल नहीं चाहिए वहाँ पे स्टर यूज़ किया जाता है। तो ब्रेन में उसका उसी के सेम फैमिली का सीक्वेंस है जिसमें फ्लूइड एटेन्यूएशन इन्वर्जन रिकवरी यूज हो जाता है, क्योंकि ब्रेन में अंदर फैट नहीं होता, फ्लूइड ज़्यादा होता है, तो फ्लूइड से सिग्नल नहीं चाहिए उनको, सिर्फ टिश्यू से सिग्नल चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है ब्रेन के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आप एक्रोनिम पे या जब आप ये सारे चीज़ों में आओगे तो इसमें देखो स्पिन इको, ग्रेडियंट रिकॉल इको, टाइम ऑफ फ्लाइट है बेसिकली एंजियोग्राफी के लिए काम आता है। इसमें मोशन सेंसिटिव सीक्वेंसेस है जो आपकी ब्लड वेसल्स की जो अंदर की जो मूवमेंट्स है उसी को डिटेक्ट करके इमेजिंग करता है। स्टेडी स्टेट फ्रीसेशन सीक्वेंस दैट क्रिएट स्टेडी स्टेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ यूज्ड टू द सीने मैगजीन ऑफ कार्डियक इमेजिंग। ये बेसिकली जो हम टेम्पोरल बोन बोल लो, आप एब्डोमिनल स्टाफ बोल लो, कार्डियक बोल लो, लंग बोल लो, जिस टाइम हम सीने सीक्वेंसेस को लेने के लिए यूज़ करते हैं तो ये सीक्वेंस यूज़ होता है। शॉर्ट टाइम इन्वर्शन रिकवरी में पहले बता चुका हूँ। डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग ये थोड़ा अलग मैटर हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद जब आप ये सारे सीक्वेंस थोड़ा सा सीख लेते हो, थोड़ा सा याद कर लेते हो ये सारा चीज़ें, उसके बाद आपको ये पैरामीटर्स भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि ये डेली बेसिस पे आपको डेली काम आएगा। चाहे आप हर चीज़ को मैनिपुलेट ना करो, लेकिन डेली आपको आएगा, और ऐसा होगा दिन में 1-2 बार तो आपको इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अगर मैनिपुलेट करना पड़ेगा तो आपको इसके बारे में जानना भी पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले है SNR, रिपीटेशन टाइम, इको टाइम, नंबर ऑफ एक्साइटेशन, मैट्रिक साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो ये है कि कितना सिग्नल आपकी मैग्नेटिक सिग्नल आ रहा है कंपेयर टू द बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि वहाँ पे ईयर में भी कुछ मोलिकुल है जो पेशेंट के आसपास में जो ईयर है, जो जिस बॉडी को हम स्कैन कर रहे हैं, जैसे आप मान लो हैंड स्कैन कर रहे हैं, हैंड के ऊपर नीचे कोयल के आसपास, कोयल के अंदर भी ईयर होता है, तो वो सारी चीज़ें नॉइस प्रोड्यूस करता है सिग्नल में। क्योंकि आपको पता ही है MRI क्या करता है, हाइड्रोजन जो आयन है उससे सिग्नल लेता है, उसकी प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी से सिग्नल लेता है। तो ईयर में भी कभी कभार ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, तो उसमें भी सिग्नल नॉइज़ हो सकता है। तो उसको नल जो सिग्नल आती है वो बैकग्राउंड नॉइज़ से कंपेयर करते हैं, जो SNR, उसको SNR बोलते हैं। SNR स्ट्रॉन्गर सिग्नल के लिए SNR भी थोड़ा सा हाई होगा, तो उसमें हायर SNR इंडिकेट्स ए स्ट्रॉन्गर सिग्नल रिलेटिव टू नॉइज़, रिजल्टिंग ए क्लियरर एंड मोर एक्यूरेट इमेजेस, ठीक है। रिपीटेशन टाइम, ये 2 रेडियो फ्रिक्वेंसी जो पल्स है MRI सीक्वेंस की, डिटरमाइंस द टेक ऑफ MRI मशीन रिक्वायर्स कंप्लीट सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स 1 इमेज, लॉन्गर TR वैल्यूज लीड टू ग्रेटर टिश्यू सिग्नल इंटेंसिटी इन T1 इमेजेस। सो TR ये है कि रिपीटेशन टाइम, एक इको हुआ उसके बाद एक और इको हुआ, दोनों के बीच में जो गैप है, या एक इको होने के बाद से दूसरा इको का, उस गैप को रिपीटेशन टाइम बोलते हैं। और इको टाइम है, टाइम ऑफ इको जैसे TE बोलते हैं, इज द टाइम बिटवीन RF पल्सेस एंड द पीक ऑफ द इको प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटिंग प्रोटॉन्स। एक RF पल्स का जो टाइम है, एक RF पल्स और उसके बाद का जो पीक का, दोनों का गैप को TE बोलते हैं, ठीक है, इको टाइम बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एक्साइटेशन, नंबर ऑफ एक्साइटेशन इज नंबर ऑफ सिग्नल पर एवरेज, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम MRI सीक्वेंस रिपीटेड टू द एक्वायर्ड डाटा are averaged, increasing next improve SNR but prolong the scan time। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि नेक्स्ट क्या है, इको क्या है,
रिपीटेशन टाइम क्या है, सिग्नल टू नॉइज़ क्या है, मैट्रिक्स साइज क्या है, उसके बाद फील्ड ऑफ व्यू क्या है, स्लाइस थिकनेस, फ्लिप एंगल, बी वैल्यू, इको प्लानर इमेजिंग फैक्टर, ग्रेडियंट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन। तो फील्ड ऑफ व्यू, आप जिस एरिया को स्कैन कर रहे हो वो फील्ड ऑफ व्यू है। फील्ड ऑफ व्यू बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैं अभी आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा। स्लाइस थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइस थिकनेस, कितना स्लाइस आपको कटना है, मतलब एक बॉडी पार्ट को अगर आप जैसे स्मॉलर बॉडी पार्ट की थिन स्लाइसेस होती है, लार्जर बॉडी पार्ट की थिक स्लाइसेस होती है। जैसे इनर ईयर के लिए हम बहुत ही थिन स्लाइसेस लेते हैं। आप मान लो टिबिया और फिबुला को स्कैन करना है, उसमें हम थिक स्लाइसेस लेते हैं, 7 mm 10 mm तक जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी बहुत चाहिए। फ्लिप एंगल इज द एंगल दैट विच protons are flipped by the radio frequency pulse. It affects the amount of magnetization flipped into the transverse plane, thus impact in image contrast in T1 weighting. तो ये सारा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये थोड़ा फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाता है इसमें जब आप प्रैक्टिकल सीखते हो, क्योंकि एमआरआई एक ऐसा चीज़ है, फिजिक्स और प्रैक्टिकल दोनों मिला के चलना पड़ता है। तो थोड़ा सा फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व है, आप थोड़ा सा फिजिक्स में ध्यान दो। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ो, अगर नहीं समझ आ रहा है आपकी जो भी जहाँ पे भी पढ़ रहे हो आप कॉलेज में, प्रोफेसर या आपके सीनियर को पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। क्योंकि एक एक टॉपिक ये जो एक सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो मैंने यहाँ पे 2 लाइन से लिख दिया है, लेकिन इसको अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो 4-5 घंटे की क्लास चाहिए होगा, इतना बड़ा टॉपिक है ये सारे एमआरआई। क्योंकि एमआरआई की फिजिक्स बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। तो इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स बनना नहीं है, सिंपल से सीखना है। चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए जब आप एमआरआई कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या है। कोई अगर पीछे से पूछे कि भाई फील्ड ऑफ व्यू क्या है और बी वैल्यू नहीं बता पा रहे हो, तो आपको मतलब दिक्कत होगी उस टाइम पे, ठीक है। अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, ये 2 पेज तो आप लोगों को रट्टा मार के याद करना पड़ेगा अगर आपको एमआरआई करना है, ठीक है। अब देखो, आप द रिजल्ट ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इमेज क्वालिटी, जब आप इमेज क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करने जाते हो तो आप कुछ चीज़ को मैनिपुलेट भी करते हो, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल SNR, आप पिछले वाले स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा SNR ज़्यादा होगा तो इमेज क्या है, इफ़ हायर SNR इंडिकेट द स्ट्रॉन्गर सिग्नल रिलेटिव टू द नॉइज द रिजल्टिंग क्लियर एंड मोर एक्यूरेट इमेजेस। तो SNR ज़्यादा होता है तो इमेज क्वालिटी अच्छा होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन उससे आपको 2 चीज़ का प्रॉब्लम होगा। एक तो आपको नेक्स्ट बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ एक्साइटेशन बढ़ानी पड़ेगी। आप ये मत पूछना नंबर ऑफ एक्साइटेशन क्या है, वो मैंने देखो इधर दे रखा है। नंबर ऑफ एक्साइटेशन कहाँ गया, सॉरी, नंबर ऑफ एक्साइटेशन कहाँ गया भाई, ये रहा नंबर ऑफ एक्साइटेशन। रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एमआरआई सीक्वेंस रिपीटेड ऑन द एक्वेट डाटा एवरेज। इसका भी डिटेल है, आप जाके एमआरआई प्रैक्टिस में देख सकते हो, पूरा चैप्टर है नंबर ऑफ एक्साइटेशन के ऊपर। तो अगर आप मैक्सिमाइज करोगे SNR इमेज क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, तो आपका नेक्स्ट भी बढ़ाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बढ़ाओगे तो स्कैन टाइम बढ़ जाएगा। अब स्कैन टाइम बढ़ेगा तो पूरा स्कैन, जो पूरा पेशेंट का जो टाइम है उसमें आपकी पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी आप ये सारी चीज़ें करोगे, आपको बहुत ही केयरफुली देखना पड़ेगा। जो बेस्ट पैरामीटर है वो एट द पॉइंट, उसी को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, अगर SNR को बढ़ाना है तो मैट्रिक साइज जो है उसको आपको कम करना पड़ेगा। तो मैट्रिक साइज को कम करोगे तो स्कैन टाइम कम होगा, ठीक है। उसके बाद SNR बढ़ाना है तो स्लाइस थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। स्लाइस थिकनेस बढ़ाओगे तो रेजोल्यूशन कम होगा पर इमेज क्वालिटी अच्छा आएगा, पर स्लाइस थिकनेस बढ़ना पड़ेगा। तो स्लाइस थिकनेस बढ़ेगा, रेजोल्यूशन कम होगा, SNR अच्छा आएगा तो इमेज क्वालिटी अच्छा आ सकता है। पर दिक्कत क्या होगा स्लाइस थिकनेस बढ़ाने से, आप अगर मान लो कोई स्मॉल ऑर्गन का, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल इनर ईयर का स्कैन कर रहे हो, आपने स्लाइस थिकनेस वो आप बढ़ा दिया, कोई छोटा सा एबनॉर्मलिटी जो मिस हो गया तो वो भी प्रॉब्लम है। तो आपको देखो कितनी सारी चीज़ें एमआरआई में इन्वॉल्व हो जाती है जब आप एमआरआई करने जाते हो। क्लिनिकल, पैथोलॉजी, फिजिक्स, प्रैक्टिकल, उसके बाद आपकी ब्रेन, ये उसके बाद आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड की मुझे इस टाइम को 6 मिनट में ये स्कैन को ख़त्म करना है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाता है, इसीलिए लोग एमआरआई करना चाहते हैं, क्योंकि एमआरआई बहुत चैलेंजिंग है। लगता है लोग कुर्सी में बैठे हुए पूरा दिन काम करें, लेकिन एमआरआई बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है। उसके बाद देखो रिसीव बैंडविड्थ बढ़ाओगे तो मिनिमम टी बढ़ जाएगा, तो टी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है। एफओ भी बढ़ाओगे तो रेजोल्यूशन कम हो जाएगा,
TR बढ़ाओगे तो T1 वेटिंग कम हो जाएगा, TR बढ़ाओगे तो टाइम भी बढ़ेगा, याद रखना स्कैन टाइम भी बढ़ता है TR बढ़ाओगे तो, लेकिन T1 वेटिंग जो T1 कॉन्ट्रास्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब तो मैंने एक SNR के बारे में बताया, अब दूसरा मैं बताता हूँ, देखो मिनिमाइज द स्कैन टाइम। अगर आपको स्कैन टाइम कम करना है तो मैंने बहुत लोगों को देखा है TR को कम करते हैं, ऑब्वियसली अच्छा है, TR को आप कम कर रहे हो, TR रिपीटेशन टाइम है, तो TR को अगर आप कम कर रहे हो तो T1 वेटिंग जो है, T1 कॉन्ट्रास्ट जो वो बढ़ जाएगा। आप मान लो आप T2 में अगर TR कम करोगे तो फिर वो T2 नहीं रहेगा, फिर वो T1 बन जाएगा। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना। SNR कम होगी, फिर स्कैन टाइम कम करोगे तो SNR कम होगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सिग्नल लेने की कोशिश कर रहा है, तो SNR कम होगा, नंबर ऑफ स्लाइसेस भी कम होगा, फेज मैट्रिक्स कम होगा, रेजोल्यूशन कम होगा, नंबर ऑफ एक्साइटेशन कम होगा तो SNR भी कम होगा। एक से एक रिलेटेड है। तो ये मेरा ये स्लाइड दिखाने का मकसद आपसे ये है कि ये जो रिलेशन है उसको समझो, आप इसको डिटेल में पढ़ो। ये देखो इसी बुक से मैंने लिया है जो MRI प्रैक्टिस, इसमें जाओ आप जाके पूरा थॉरोली पढ़ो, इनकी सारे जितने भी है जैसे बैंडविड्थ, FOB, TR, इनकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ो, उसके बाद इनके एक दूसरे का क्या रिलेशन है वो पढ़ो। जब भी आप मैनिपुलेट करने जाओगे, मैं अगला वीडियो पे आप लोगों को पूरा MRI की जो फर्स्ट पे इसका स्क्रीन होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन, उसका फोटो खींच के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वहाँ पे कैसे ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट होता है और कैसे चीज़ें होती है, ठीक है। अब देखो अगर आपको TR को बढ़ाना है, TR बढ़ाना है तो आपको दो प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो प्रॉब्लम आएगा TR बढ़ाओगे तो मैंने पहले बताया कि जो T1 कॉन्ट्रास्ट कम होगा और स्कैन टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन आपका बेनिफिट क्या होगा, SNR अच्छा आएगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो अच्छा होएगा। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो अच्छा होएगा तो फिर क्या होगा, फिर आपको इमेज क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा, पर आपकी स्कैन टाइम बढ़ रहा है वहाँ पे, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लो एक स्कैन में आप, एक ब्रेन की स्कैन में आप 2 घंटा लगा रहे हो, अच्छा क्वालिटी आएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं ना। 2 घंटे में आप मिनिमम क्वालिटी पे आप 4 पेशेंट स्कैन कर सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कमर्शियली भी चीज़ें देखनी पड़ती है कि एक दिन में अगर 12 पेशेंट का अपॉइंटमेंट है, 12 घंटे का दिन है, 12 पेशेंट का अपॉइंटमेंट है और आप एक पेशेंट पे 3 घंटा लगा रहे हो होल स्पाइन करने में, क्योंकि आपको बहुत अच्छा क्वालिटी लाना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये कमर्शियली भी आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कमर्शियल भी आ गया, कमर्शियल जब आएगा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, मतलब फाइनेंस भी आ गया आपकी, ठीक है, ये भी दिमाग में रखना पड़ता है। उसके बाद TR में आप जब बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ स्लाइसेस बढ़ाओगे तो TR बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ स्लाइसेस भी बढ़ जाएगा, अच्छा आप बढ़ा सकते हो, मतलब क्वालिटी अच्छा मिलेगा, पर T1 कॉन्ट्रास्ट फिर से कम होगा जो मैंने पहले बताया। अब आप TR को कम करके देखते हैं, तो TR को कम करोगे तो ऑब्वियसली आपकी अच्छी बात है कि स्कैन टाइम कम हो जाएगा, लेकिन SNR भी कम होगा, याद रखना। SNR कम होगा तो क्या होगा, SNR कम होगा तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो कम आएगा, मतलब इमेज क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आएगा। TR कम करते ही T1 कॉन्ट्रास्ट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप T2 को ज़्यादा TR कम करोगे तो फिर वो T1 बन जाएगा, फिर उसमें नंबर ऑफ स्लाइसेस भी, और एक लिमिटेशन से नंबर ऑफ स्लाइसेस को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसको कम हो जाएगा फिर, ठीक है। तो वैसे ही नेक्स्ट जो नंबर ऑफ एक्साइटेशन है, नंबर ऑफ एक्साइटेशन को अगर आप बढ़ाते हो तो आपका SNR भी बढ़ेगा। SNR बढ़ेगा तो क्या होगा, SNR बढ़ेगा तो अच्छा क्वालिटी आएगा, लेकिन लिमिटेशन क्या होगा उसमें, स्कैन टाइम बढ़ जाएगा, पूरा दिन भर आप स्कैन करते रहोगे, ठीक है। और नेक्स्ट कम करोगे तो स्कैन टाइम कम होगा, अच्छी बात है, पर SNR कम होगा, सिग्नल क्वालिटी भी कम होगा, सिग्नल इमेज क्वालिटी भी कम होगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो कम होगा, ठीक है। FOB पे आते हैं। FOB अगर आप बढ़ाओगे तो SNR बढ़ेगा, कवरेज बढ़ेगा, रेजोल्यूशन कम होगा, ध्यान रखना रेजोल्यूशन कम होगा। आप ये मत पूछो रेजोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जाके पढ़नी है, रेजोल्यूशन क्या है ये होमवर्क है आप लोगों का। उसके बाद मैट्रिक साइज, रिसीव बैंडविड्थ, FOB, ये सारे चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, और सबसे ज़्यादा TR, TE, SNR, नंबर ऑफ स्लाइस, नेक्स, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको निकालनी पड़ेगी एक दूसरे पढ़ के, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कॉयल पे आते हैं, ठीक है। कुछ कभी कभार देखो आप जो लार्ज कॉयल हम यूज़ करते हैं, ज़रूरत नहीं होता है रिस्ट के लिए आप लार्ज कॉयल यूज़ करो तो एरिया ऑफ रिसीव सिग्नल बढ़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन आपकी SNR कम होगा, क्योंकि आपकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लेकिन आप फालतू ज़्यादा जगह पे काम करना चाह रहे हो।
तो इमेज क्वालिटी भी कम होगा। स्मॉल कॉइल पे SNR ज़्यादा होता है, पर आपकी जो एरिया ऑफ रिसीव सिग्नल होता है, लेकिन ये चीज़ लिमिटेशन नहीं होगा जब आप बहुत ही स्मॉल बॉडी पार्ट को स्कैन कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे।